मित्रों, हमने इस पॉडकास्ट की पिछली सीरीज में देखा कि श्री निपुण सेठ जी ने अपने जीवन के बारे में, अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताया। अपने प्रोफेशनल जर्नी में एज ए जॉब करते थे वो बताया। उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, उस बारे में काफ़ी जानकारी दी। दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को और कंपनी वालों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस बारे में काफ़ी बढ़िया जानकारी दी। अब उनका रोल देखते हैं, एज ए सारथी उन्होंने क्या क्या किया है, और उनको हम फिर से दोबारा आज आमंत्रित करते हैं। निपुण जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपके परिचय देते वक्त मैंने कहा था कि श्रीमान निपुण सेठ जी पराक्रमी है, साहसी है, महारथी है, लेकिन उसके साथ साथ महारथी के साथ साथ सारथी भी है। आप लोगों ने अपने इस पराक्रम से बहुत लोगों के जीवन में सारथी की भूमिका निभाई है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेड डिवाइस सर्कल के फॉर्मेशन में आपने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सारथी की। दूसरे, उसके अलावा आपने कम्युनिटीज़ फॉर्म की है, आईवीडी जॉब पोर्टल, आईवीडी सर्विस वर्ल्ड, ऑल इंडिया आईवीडी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, आईवीडी पाठशाला, ब्रदरहुड ऑफ आईवीडी ब्रदरहुड, बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस बनाए हैं और उसमें आप बहुत एक्टिव भी हैं। तो इन सब जो ये सब संस्थाएं बना के रखी है, उसके बारे में कुछ बताइए। These are the activities probably built through the idea of paying back to the community. Okay. So whatever we are today is because of the community, and community has helped us reach where we are. Everybody, whoever has reached anywhere, like, and nobody can say that आईवीडी इंडस्ट्री ने हमको कुछ नहीं दिया है और मैंने ही हमेशा इंडस्ट्री को दिया हुआ है, तो वो शायद गलत होगा और वो शायद वो एरोगेंस भी होगा कि मैंने ही इंडस्ट्री को ये सब दिया हुआ है। इंडस्ट्री ने बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, सबको दिया है, जिसका जितना डिज़र्व था उतना दिया हुआ है। तो जैसा मैं मानता हूँ वैसे मेरे जैसा सोचने वाले कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में, जैसा कि मिस्टर सुनील शर्मा जी है, केडी तिवारी जी है, डॉक्टर प्रमोद है, मिस्टर जलदीप है, आप भी हैं। और जलदीप और डॉक्टर प्रमोद तो आपके गेस्ट भी हो चुके हैं। तो ये सब लोग जब भी मिले, हम लोग जब भी मिले, तो ये थॉट प्रोसेस ये थी कि भाई कम्युनिटी को कैसे पे बैक किया जाए। तो दिस आर द फ्यू थिंग्स जिसमें जो कम्युनिटी की नीड है। एक नीड थी कि कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में संवाद होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। जो चैलेंजेस आ रही है, जो ग्राउंड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर के पास चैलेंज है, वो कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर अपनी आवाज़ हायर मैनेजमेंट के साथ में पहुंचा नहीं सकता है, या तो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेटर्निटी जो है उसको जो इश्यूज़ है वो इश्यूज़ को एक ऑर्गेनाइज तरीके से कंपनी के हायर मैनेजमेंट तक पहुंचा नहीं सकते वो आवाज़ को। तो उसके लिए एक आईवीडी इंडस्ट्री पार्टनर करके ग्रुप बनाया था, तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर वो जैसा उसको रिस्पॉन्स मिला और जैसा उसको अप्रिशिएट किया गया, देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द आइडिया से व्हाट एग्जैक्टली द इंडस्ट्री नीड्स। वन ऑफ द नीड वाज द फाइंडिंग अ राइट कैंडिडेट्स, द एक्सचेंज ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटी। सो वो चीज़ ऐसे आई कि आईवीडी इंडस्ट्री इज़ अ वेरी पिक्युलर इंडस्ट्री और एक टिपिकल इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर फील्ड स्टाफ चाहिए तो या तो वो रेफरेंसेस से आता है और या तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आता है। बहुत सारी कंपनीज़ को स्टाफ चाहिए तो नॉट एवरी कंपनी कैन गो टू दी इंस्टीट्यूट्स एंड देन जहाँ से प्लेसमेंट कैंपस प्लेसमेंट कर सकते, वैसा सब नहीं कर सकते। और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर अगर एक्सपीरियंस चाहिए या तो वैसा चाहिए, तो वो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सचेंज नहीं था। So then the idea came up of the IVD job portals. So for this career opportunity or the opportunity exchange जो है, उसके लिए job portal बनाए, WhatsApp group बनाया, जिसमें आज के दिन में we have more than 3,000 IVD professionals connected to it, and that is helping people, companies and the IVD professional exchange the career opportunities. जब भी वो किया तो उसमें एक डिस्कशन शुरू हुआ कि ट्रेनिंग पार्ट,
कि फील्ड स्टाफ की ट्रेनिंग के रिलेटेड काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए. सो देन द आइडिया केम अप दैट वी स्टार्ट IVD पाठशाला. सो IVD पाठशाला में ऐसा हुआ कि कुछ फैकल्टीज़ या तो कुछ सीनियर्स जिनको कैरियर अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट नहीं है, दे हैव रीच अ स्टेज वेयर दे डोंट नीड टू हैव द कैरियर एक्सचेंज, और ना ही दे आर इनटू द फील्ड वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर्स है और कंपनी के साथ में कुछ उनको इंटरेक्शन करना है, आइडियाज़ देना है, और दे आर प्योर एकेडमिकल बैकग्राउंड है, उनके टेक्निकल नॉलेज अच्छे हैं, तो उनको जोड़ा IVD पाठशाला पे, ताकि जो IVD प्रोफेशनल्स है उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ में कुछ अगर दिक्कतें आती है, उनको कोई प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज चाहिए, तो वो शेयर कर अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं, एंड देन दोज हु आर एक्सपर्ट इन दैट दे कैन गाइड देम. तो वो एक चीज़ आ गया. तो ये सब मेन 3 चीज़ जो हुई, उसके बाद में फिर बात हुई कि डिस्कशन में पॉइंट आया कि पेमेंट डिफ़ॉल्टर्स इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर्स का और कंपनीज़ का जो हुआ, उसमें कंपनीज़ का भी ये था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का डिफ़ॉल्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का ऐसा था कि उनके डिफ़ॉल्ट्स जो है कस्टमर एंड पे है. तो फिर एक IVD डिफ़ॉल्टर्स का ग्रुप बनाया गया जहाँ पे लोग शेयर कर सकते हैं कि कोई नोटोरियस कस्टमर है या तो नोटोरियस डिस्ट्रीब्यूटर है कि भाई नोटोरियस कंपनी भी है, तो वो अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, एंड उसके बेसिस पे बाकी के लोग जो ग्रुप के मेंबर्स है वो उनको एक अलर्ट हो जाता है कि यार उनको डील करना है तो किस तरीके से करना है. सो ये हो गया. देन केम अप दी अगर इंडस्ट्री में कुछ दिक्कत हो जाती है, किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है, कोई प्रोफेशनल है या तो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको चैलेंज आती है, तो उनको कैसे सपोर्ट किया जाए. तो एक वेलफेयर ग्रुप बनाया गया और एक जो ब्रदरहुड ग्रुप है जिसमें नीड बेस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट जब भी करना है IVD प्रोफेशनल्स को या किसी को भी, तो वो वहाँ पे वो एक्टिविटी होती है. सो दिस इज़ हाउ दी एक्टिविटी स्टार्टेड. ये जो ग्रुप्स है, दिस आर दी बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, ये ग्रुप एक आइडियाज़ के सीडिंग ग्राउंड है. एक ग्रुप में एक आइडिया, जब भी एक ग्रुप शुरू करते हैं तो उसमें दूसरे ग्रुप के लिए आइडिया आता है, तो वो सीड आता है वहाँ पे, वो सीड के बाद में वो सीडिंग ग्राउंड होकर के उसमें से वो आइडिया को आगे लेके जाते. MedDevice probably was the idea seeded from this group, and those who are involved, who started like Mr. Vinayak Bhatt है, और उनकी इच्छा थी कि ऐसा कुछ किया जाए, तो openly डिस्कस हुआ कि something like this can happen, and then we build a community on the different level using the technology, and in a different level in the sense कि थोड़ा larger area, larger scope, larger activities. So when this came up, and then when I came across with you also had the similar idea. So मैंने खाली आप दोनों को मिलाने का काम किया, और उसमें से ये जो MedDevice जो है वो आज के दिन में ये लेवल पे पहुंचा हुआ है, which is I'm happy that I was instrumental in that. Yes, because of my certain commitments, I am not actively involved in this, but yes, I am happy that I am today. You have played a very active role as a mediator, and you have created it, very, very principally core role you have played, that goes without saying, and we are thankful to you for that. I don't see, I've just instrumental in the initiating the idea, and then whatever has happened, and whatever way MedDevice has reached is your hard work, and then thought process of other people who are involved, and there are so many people now I have seen. True. Connected. We have a big team now, yes. Thank you very much for recognizing MedDevice Circle, but this doesn't spare you from creating one more, group. I will not use the word group, but आपने एक ऐसे संगठन का निर्माण कर दिया, DDA, डायग्नोस्टिक डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, महाराष्ट्र में DDA. आप बताएंगे कि DDA का निर्माण क्यों करना पड़ा और इसके पीछे आइडिया क्या था कि क्यों किया जाए, और ये क्या करता है DDA?
TDA is very close to my heart as of now, and it's a baby I love the most. जैसा बताया कि जो इंडस्ट्री पार्टनर्स का जो ग्रुप था, वो ग्रुप में जैसे डिस्कशन शुरू हुए और जैसे बातचीत आगे बढ़ी और जो इंटरेक्शंस हुए, उसमें से एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर्स का अपना रोल है, कंपनी का अपना रोल है, और कस्टमर्स का अपना रोल है, और पूरी इंडस्ट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. कंपनी बोलेगी कि मैं बिना डिस्ट्रीब्यूटर का आगे बढ़ सकता हूँ, तो नहीं हो सकता है. नो कंपनी कैन सर्वाइव विदाउट अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. Distributors cannot survive without companies because they need product. Okay. So if उनके पास प्रोडक्ट नहीं है तो बेचेंगे क्या? So that's what is a distributors. एंड यूजर्स जो है उनको नई टेक्नोलॉजीज चाहिए, नए प्रोडक्ट चाहिए, और जब भी उनको दिक्कत आए या तो ओवरनाइट कोई चैलेंजेस आए तो उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे लोकली अवेलेबल स्टॉक पॉइंट चाहिए या तो डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स देगा. प्रोडक्ट मिलने के बाद में सपोर्ट चाहिए, आफ्टर सेल सपोर्ट चाहिए, स्टाफ की ट्रेनिंग चाहिए, उसको प्रॉपरली कुछ अगर चैलेंज आई तो उसको ट्रबल शूटिंग के लिए स्टाफ चाहिए, तो उसके लिए वो कंपनी चाहिए. तो डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी एंड कस्टमर्स, वो मेरे ख्याल से ऑटो रिक्शा जैसा है. 3 पहिए वाला ऑटो रिक्शा है, जिसमें कस्टमर और कंपनी जो पीछे के 2 पहिए हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन उनको डायरेक्शन देने वाला आगे का पहिया है जो डिस्ट्रीब्यूटर है. तो वो जो रिलेशनशिप है कस्टमर की और कंपनी की, उसको डायरेक्शन जो देता है, सही डायरेक्शन में लेके जाने का जो काम करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर करता है. तो तीनों का अपना रोल है, तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर पीछे के 2 पहिए नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटर का अकेला क्या करेगा? इंटरडिपेंडेंट है, और सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. कंपनीज का अपना एसोसिएशन है, कस्टमर्स का अपना एसोसिएशन है अपने प्लेटफॉर्म से. डिस्ट्रीब्यूटर के कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं थे. तो डिस्ट्रीब्यूटर को अपना जो रोल है, डिस्ट्रीब्यूटर को खुद को एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिस्पेक्ट, दोनों चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर को आज के दिन में ज़रूरत लगी हमको कि भाई जब तक डिस्ट्रीब्यूटर अकेला है, अनऑर्गेनाइज है, तब तक उसको रिस्पेक्ट नहीं है. और ऑर्गेनाइज होने से उसको समझ में आया कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, वो भी उसको समझाना जरूरी है. कि जब भी हम आईवीडी इंडस्ट्री में आए, तो आईवीडी इंडस्ट्री में किसी ने हमको फेंका नहीं है, हम हमारी मर्जी से आए. और आईवीडी इंडस्ट्री इज़ रिलेटेड टू द पीपल्स लाइफ. देयर आर चैलेंजेस, देयर आर लाइक नो करेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पे आप जो प्रोडक्ट बेचते हैं या जो प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट के बेसिस पे लोगों की ट्रीटमेंट होती है, और वो ट्रीटमेंट के हिसाब से लोगों की जान बचती है या तो जान जाती है. तो वो एक जो बड़ी जिम्मेदारी है, हम मेडिकल फील्ड में आए हैं, हमारी चॉइस से आए हैं, तो हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं. वो जिम्मेदारी समझने का और वो समझाने का भी एक ज़रिया होना चाहिए. नाउ इंडिविजुअली वी कैन गो टू ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर एंड एक्सप्लेन टू इट. सो दिस वाज अ रीज़न डीडीए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिस्पेक्ट भी मिले और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ में आए कि इंडस्ट्री में जो सिनारियो चेंज होने वाला है, या तो जो जिस हिसाब से बिजनेस मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, तो वो चेंजेस में उसको कैसे आगे बढ़ना है और कैसे वो सस्टेन कर पाए, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है. और उसमें ये दिस इज़ व्हाट इज़ अ डीडीए इज़ ऑल अबाउट, एक्टिविटी यही है. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि डीडीए का खुद का अपना कोई एज सच आईवीडी इंडस्ट्री हाईली ऑर्गेनाइज नहीं हुआ करती थी, और ना अभी हुई है पूरी तरह से. डीडीए का अपना खुद का कोई एसओपी है या कोई लिखित नियम, कायदे, कानून ऐसा कुछ है, या खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कुछ? अभी तक कोई ऐसा एसोसिएशन डिस्ट्रीब्यूटर्स का बना नहीं है, और उसके लिए जो एसओपीज़ वगैरह जो है कुछ बनी नहीं है. तो हमारे सामने एक चैलेंज थी कि हमको एक बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आगे बढ़ना था.
तो हमने वो एक बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आगे बढ़े, एसोसिएशन फॉर्म किया हुआ है एंड 4 साल में काफ़ी सारे चीज़ हमने सीखे हैं, समझे हैं। तो स्लोली फ्रॉम द लर्निंग प्रोसेस वी आर structuring the whole policies and everything. So it's a evolving process. So yeah, but yes, we do have a basic infrastructure, basic structure ready, जिसके ऊपर DDA built हुआ है, basic values जो है जिसके ऊपर DDA built हो रहा है, those are ready. And yes, I mean that's evolving depending on the situation and then circumstances we are coming across. We are evolving on that. फंडा सबके क्लियर है कि मूल सिद्धांत ये रहेगा, उसके आधार पे आगे बढ़े और जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो चीज़ इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं रूल के और पॉलिसी के लिए। मैं अपने दर्शकों के लिए समझना चाहता हूँ निपुण जी, DDA महाराष्ट्र में तो है और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी कर रहा है पिछले 4 सालों में। अगर कोई दूसरा स्टेट, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं जानता नहीं, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर केरला में खुद का वो लोग अपना DDA बनाना चाहते हैं, तो क्या DDA महाराष्ट्र और आप उनको हेल्प करने के लिए ओपन है? डेफिनेटली, ग्रेट। आज के दिन में देयर आर मेनी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑलरेडी वर्किंग। गुजरात में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, पंजाब में है, राजस्थान में एक अच्छा खासा एक्टिविटीज़ हो रहा है जिसमें हमारे सहयोगी सुनील शर्मा जी वगैरह सब वहाँ पे एक्टिव है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट से, मध्य प्रदेश में भी एक है एसोसिएशन जो काम कर रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है जो लोगों के ध्यान में आई है और इसकी ज़रूरत आगे आई है, और जो लोगों ने इनिशिएटिव्स लेकर के सब कोई स्टेट में शुरू भी हो चुका है, कोई स्टेट में इनिशिएटिव्स लेने के लिए लोग तैयार है, उनको पता नहीं है कैसे करना है। तो डेफिनेटली DDA की ओर से हम उनको जो भी चाहिए वो सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार है। वी आर रेडी टू सपोर्ट देम एंड एट द एंड ऑफ द डे द व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ द डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रेटर्निटी और डिस्ट्रीब्यूटर्स कम्युनिटी जो है वो नेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म पे आए एंड देन दे अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड जो कम्युनिटी बिल्डअप करना है डिस्ट्रीब्यूटर्स लेवल पे, और डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो चैलेंजेस है वो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ में बैठ कर के उसको सुलझाना। तो ये सब चीज़ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो खड़ा करना है वो तभी होगा जब ये जो आइडिया है या कॉन्सेप्ट है या तो जो थॉट प्रोसेस है वो ऑल ओवर इंडिया पे एस्टैब्लिश होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चूँकि आज इस समय जो डिस्कस कर रहे हैं, आपका रोल ही डिस्कस कर रहे हैं, जो आप सारथी का रोल निभा रहे हैं, तो इसमें ऑब्वियसली आप हेल्प करेंगे, मैं जानता भी था, लेकिन पूछना उचित होता है, इसलिए मैंने कैमरे के सामने पूछ लिया। और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो भी इस प्रकार से अपने स्टेट के लिए DDA फॉर्म करना चाहते हैं, जिनको कोई गाइडलाइन नहीं है, वो हेल्प चाहते हैं, तो निपुण जी का नंबर स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो सदैव की तरह खुले दिल से आप सबको मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। निपुण जी, जैसे कि आप DDA के प्रेसिडेंट हैं, ऐसे ही एक आप स्टेट वाइज चला रहे हैं, महाराष्ट्र में चला रहे हैं, पंजाब वाले पंजाब में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाले छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, तमिलनाडु में चल रहा है। ऐसे ऑल ओवर इंडिया में एक और बढ़िया सा एसोसिएशन है जिसका नाम है ADMI, एसोसिएशन ऑफ डायग्नोस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया। क्या भविष्य में ऐसी संभावनाएं हो सकती है कि DDA कोई किसी भी स्टेट का हो, महाराष्ट्र का है तो हम महाराष्ट्र के बारे में आपको पूछना चाहेंगे, DDA महाराष्ट्र और ADMI साथ में कोलैबोरेट करके डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के लिए सिस्टमेटिक रोड मैप बनाए, गाइडलाइंस बनाए, डिसिप्लिन बनाए, ऐसा कुछ होने की संभावना से ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि ज़रूरत है कि ADMI और मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स एक साथ में बैठे और जो भी ज़रूरी है वो कदम उठाने हैं, साथ में कोलैबोरेशन के लिए जो भी ज़रूरी है वो एक पॉइंट पे म्यूचुअली बेनिफिशियल पॉलिसीज़ लेके आके उसके ऊपर काम करें। तो संभावना से ज़्यादा तो ये ज़रूरत है। और आई एम हैप्पी दैट ADMI हैज़ ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड DDA एफर्ट्स, and since first meeting itself
where we had the chief guest Dr. D.K. Joshi, who is a founder chairman of ADMI. So since the first meeting itself, we have been uh, collaborating with ADMI. Each and every meeting, ADMI has been sending their representatives in our annual conferences. And this year, Mr. Jatin Mahajan, who is the president of ADMI, was our guest of honor. And Mr. Rajesh Patel, who is the secretary, who represented ADMI in our annual conference. So we are already working in tandem. I mean, right now थोड़ा सा कोलैबोरेशन जो है वो इतना डीप रूटेड नहीं हुआ है, बट वी बोथ अंडरस्टैंड एंड वी बोथ रियलाइज दैट DDA and ADMI has to work together on many hand in hand and on many issues which are there which could be addressed for a mutual benefit, and we can work together on that. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आपकी भावनाओं को देख करके अच्छा लग रहा है कि आगे अब अगले डायरेक्शन जो का IVD इंडस्ट्री का वो अच्छा रोड मैप बन सकता है. जैसा कि इंडस्ट्री में देखा गया कि बहुत सारे लोग 2 साल 3 साल 5 साल कुछ वर्षों का अनुभव लेकर के उनका खुद का आत्मविश्वास हो जाता है कि आई विल स्टार्ट माय ओन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. आपके अनुभव को देखते हुए आपका ओपिनियन लेना चाहता हूं और हमारे दर्शकों के लिए कि क्या क्वालिफिकेशन, नॉट इन द लिटरल सेंस क्वालिफिकेशन, खुद का डिस्ट्रीब्यूशन फर्म स्टार्ट करने के लिए किसी भी एम्प्लॉय को ये डिसीजन लेने के लिए उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नॉट पर्टेनिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और किनको नहीं अंडर करना चाहिए इस फील्ड में. IVD डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को नहीं आना चाहिए वैसा तो नहीं बोल सकता हूँ, सबको एवरीबडी इज़ वेलकम. लेकिन आने के टाइम पे कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है, जो अगर वो ध्यान में रखते हैं तो उनको बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा. और जब भी आएंगे तो लॉन्ग टर्म सोच करके ही आना है. जैसा मैंने बताया कि डायग्नोस्टिक सिस्टम ने हमने शुरू किया था, वो डायग्नोस्टिक सिस्टम में एक वी डिसाइड, आई मीन अगर मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ तो ऐसा है कि व्हेन आई स्टार्टेड विद द इंटेंशन ऑफ operating only as a authorized distributor of a company. Okay. Not to sell the products, not to offer the products which are not being authorized, not as a authorized distributor. So कभी भी एज ए सब डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं किया है. और डायग्नोस्टिक सिस्टम को राइट फ्रॉम द डे वन हमने यही इस तरीके से वर्क किया हुआ है कि वी ऑलवेज ऑपरेट एज ए ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर. सो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट ली है या कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट की है, एज एन ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हमने काम किया हुआ है. इससे बेनिफिट ये हुआ है हमको कि कस्टमर्स के सामने एक हमारी ब्रांड इमेज क्रिएट हुई है. कस्टमर्स हैव स्टार्टेड एसोसिएटिंग अस विद द ब्रांड कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेंज, दिस पर्टिकुलर ब्रांड इज अ डायग्नोस्टिक सिस्टम. सो वो जो एस्टेब्लिश होने में हमको जो हेल्प मिली, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस. जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आना चाहता है तो चैलेंजेस तो आने वाली है. एक हाफ कुक वे आने के बदले में अगर एक प्रॉपरली वेल थॉट प्रोसेस लेकर के अगर डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं तो सक्सेस होने की संभावना ज़्यादा है. वैल्यू बेस्ड बिजनेस अगर बिल्डअप करेंगे तो सिर्फ बिजनेस बिल्डअप नहीं होगा, एक लेगेसी आप बिल्डअप कर सकते हैं. और वैल्यूज़ लेकर के आगे बढ़ेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में जा सकता है. कस्टमर बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक वॉल्यूम बिल्डअप करने की कैपेसिटी होनी चाहिए. आप एक ब्रांड जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूसरी जो ब्रांड चल रही है मार्केट में उसको लेके जाना नहीं चाहिए करके, लेकिन एक खुद की ब्रांड और खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने की जो अपॉर्चुनिटी लेकर के जाना चाहिए कि एक नई कंपनी है, नई ब्रांड है, नई टेक्नोलॉजी है, नई मेथोडोलॉजी है, कुछ नया. बिकॉज मार्केटिंग का एक सिद्धांत है, इफ़ यू आर नॉट फर्स्ट बी डिफरेंट. सो आप पहले नहीं हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन में आए हैं, आपके पहले बहुत सारे लोग हैं, आपको डिफरेंट होना चाहिए.
तो इफ़ यू आर डिफरेंट देन प्रोबेबली इट विल हेल्प रजिस्टरिंग योर सेल्फ इन कस्टमर्स माइंड। जो मॉडर्न मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है वो मार्केट क्या है, मार्केट आज के दिन में कुछ और नहीं है, कस्टमर का दिमाग है। योर प्रेजेंस कस्टमर के दिमाग में, कस्टमर के माइंड में, कस्टमर की कॉन्शियसनेस में आपकी प्रेजेंस होना, वही मार्केटिंग है। फिर वो आप किस तरीके से करते हैं, आपकी सर्विस से करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, आपकी सर्विस की क्वालिटी है, आपकी जो सपोर्ट है या जो सिस्टम है, उसके हिसाब से आप कस्टमर के दिमाग में अपनी जगह बनाते हैं। दैट्स व्हाट इज़ अ मार्केटिंग। एंड अगर वहाँ पे अगर आपने जगह बनाई दी तो कस्टमर अपने आप आपको याद करेगा नया बिजनेस देने के लिए। और जब भी आप खुद की एक ब्रांड क्रिएट करते हैं, खुद की एक स्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग या लॉन्ग टर्म जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप को आगे लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक दैट जो भी आना है, जिसको भी आना है, मोस्ट वेलकम। बट आए एक स्ट्रेटेजी लेकर के आए, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेके आए, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लेके आए, और वैल्यू बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। मार्केट इज़ इवॉल्विंग। अगर आप देखेंगे कि जैसा पहले एक ऐसा हुआ करता था कि सिंपल सी चीज़ है, आपको घर पे कुछ सामान चाहिए था, तो आप वो सामान के लिए आप खुद जा कर के ख़रीद के लेके आते थे, आपको दुकानदार के पास जाना पड़ता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो आपको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था। आपको किराना चाहिए तो अलग जगह पे गए, कॉस्मेटिक्स चाहिए तो अलग जगह पे गए, दूसरा कोई सामान चाहिए तो अलग जगह पे गए। फिर आया आप डीमार्ट जैसा सेटअप आया, जहाँ पे एक ही जगह पे गए और सब चीज़ आपको मिल गया। उसके बाद में आ गया ऑनलाइन मार्केट कि आपको जो चाहिए वो आपको घर पे बैठे आपको जो चॉइस करके आप ले सकते हैं, आप वो आपके मोबाइल पे आ गया। अभी जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अभी वो आ गया है मिनट्स इन द सेंस कि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो तुरंत मिल जाती है। स्पीड ऑफ सर्विसेज और कमिंग क्लोज टू द कस्टमर। सी होल थिंग इज जो बिजनेस मॉडल रिवाइव हो रहे, वो एक चीज़ पे रिवाइव हो रहे हैं कि कस्टमर से कितना जल्दी और कितना नज़दीक आप जा सकते हैं। तो ये मार्केट इवॉल्व इस तरीके से हो रही है, और अगर यही प्रिंसिपल लेकर के डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री भी इवॉल्व होने वाली है, तो बस यही चीज़ जिसको भी आना है उसको ध्यान में ये रख कर के आना है कि दे शुड बी एबल टू इवॉल्व एलोंग विद द मार्केट, और जो नई रिक्वायरमेंट है, नए चैलेंजेस है या तो नए बिजनेस मॉडल्स है, उसको कैसे एडोप्ट करके आगे जाया जाए। टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू प्ले वेरी वाइटल रोल। तो टेक्नोक्रेट्स और टेक्नोलॉजी को जो समझने वाले हैं, जो टेक सेवी है, उनको समझना पड़ेगा। मीन्स उनके लिए ये चीज़ सीधी और सिंपल हो जाएगी और शायद सरल हो जाएगी। लेकिन जो लोग आज के दिन में मानते हैं कि टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व नहीं करना है, उनके लिए हो सकता है कि आगे बहुत सारी चैलेंजेस आ सकती है। तो दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली, दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू एडॉप्ट द टेक्नोलॉजी, लर्न द टेक्नोलॉजी, एंड देन उसको कैसे एक्सप्लोइट किया जाए और कैसे उसको वापरा जाए, वो उसको उसमें एक्सपर्टीज़ लानी पड़ेगी। बिल्कुल, यानी जो ट्रेंड नया आते जाएगा उसके साथ होकर के चलना है। जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको भी सोचना है, और जो नहीं है आना चाहता है उनको भी ये तैयारी से आना है कि इसका भविष्य किसी और डायरेक्शन में जाना है, तो उसी हवा के झोंके के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया, इंडस्ट्री फ्रेंड्स को, कि आप यहाँ आ रहे हैं एज ए हमारे गेस्ट, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस लिख के भेजे। मैं सबके क्वेश्चंस तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ लोगों के क्वेश्चन ले रहा हूँ एक के बाद एक। उम्मीद करता हूँ कि उनको इन समस्याओं का हल मिल जाएगा। प्लीज़ इवन आफ्टर ऐसा है कि बहुत सालों से इंडस्ट्री में ये समस्या है और आज भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि आप इसका समाधान खोजने में लोगों की मदद करें। जो कि आपने देखा कि कुछ एक समस्या जो इंडस्ट्री से जा ही नहीं रही है। पहली समस्या है डिलेड पेमेंट, दूसरी समस्या है प्राइस अंडर कटिंग,
तीसरी समस्या है सेलिंग आउटसाइड द असाइंड टेरिटरी। चौथी समस्या है कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना पैसा क्लोज सिस्टम में अपना लगाया उसकी सिक्योरिटी का एश्योरेंस। ये सब कुछ एक समस्या है। अगर आप इनको इंडिविजुअली एक एक करके शॉर्ट में आंसर देना चाहें तो हमारे उन दोस्तों को बहुत खुशी मिलेगी। ये सनातन समस्या है। तो कुछ चीज़ ऐसी है कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो चैलेंजेस है उसको चेंज नहीं कर सकते। वो चैलेंजेस को अपने आप ही उसको सुलटाना पड़ेगा या तो उसको साइड लाइन करके आगे जाना पड़ेगा। एक जो समस्या बोली वो पेमेंट्स की, डिलेड पेमेंट्स। डिलेड पेमेंट्स जो है वो समस्या सरकार ने भी 45 डेज़ का एक टाइम लिमिट दिया हुआ है। जब भी सरकार बोलती है कि 45 डेज़ में पेमेंट आना है तो उसका मतलब कि ये नहीं है कि 45 डेज़ में पेमेंट आएगा या तो आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इट इज़ दी हेल्दी क्रेडिट लिमिट जो 45 डेज़ है, उसके हिसाब से एवरीवन हैज़ टू फाइन ट्यून देयर बिजनेस मॉडल। देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज जहाँ पे पेमेंट जो है वो इससे भी डिले होते हैं, काफ़ी डिले, और वो इंडस्ट्री में वो चल रहा है। बट हमको आईवीडी इंडस्ट्री में क्या करना है उसके ऊपर मैं बता सकता हूँ कि जहाँ पे डिलेड पेमेंट्स है तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैज़ टू टेक अ कॉल कि भाई ऐसे कस्टमर्स के साथ में डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर दूसरे का पैसा फंसा हुआ है और मैं वहाँ पे कैश एंड कैरी करके बिजनेस करके ले लूँ, अगर वो माइंडसेट से अगर कोई जाता है तो जो कस्टमर का बेसिक प्रिंसिपल जो है, अगर वो एक का पैसा रोकता है तो दूसरे का भी रोकेगा। अगर वो उसका बिजनेस मॉडल है, वो अपना बिजनेस मॉडल आपके लिए चेंज नहीं करेगा। आपको आपका बिजनेस मॉडल चेंज करना है आपके लिए। तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में आप डिफाइन कीजिए कि कौन से कस्टमर के साथ आपको डील करना है, कौन से कस्टमर के साथ आपको डील नहीं करना है। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि मार्केट के रूल्स इस तरीके से करो। तो कोशिशें जारी रहेगी अवेयरनेस की वगैरह की, बट एट द एंड ऑफ द डे डिस्ट्रीब्यूटर हैज़ टू टेक अ कॉल कि डिलेड पेमेंट में किसके साथ डील करना है, किसके साथ डील नहीं करना है। और एक बार कस्टमर्स के पास से डिस्ट्रीब्यूटर्स मुंह फेरना शुरू करेंगे, उसके बाद में चेंजेस होने का गुंजाइश है, बट वो इट्स गोइंग टू बी वेरी लेंदी प्रोसेस। प्राइस अंडर कटिंग के रीजंस तो बहुत है। जैसा मैंने बोला कि लोगों को इजी बिजनेस चाहिए, तो उसकी वजह से जब भी वो कस्टमर के पास जाते हैं तो प्राइस अंडर कटिंग इसलिए होता है कि कस्टमर डिमांड करता है प्राइस उसको कम चाहिए। और उसमें प्राइस अंडर कटिंग में दूसरा एक चीज़ है कि ग्रीड, कि भाई दूसरे का कस्टमर मैं कैसे ले लूँ। तो उसमें वो प्राइस अंडर कटिंग होता है कि दूसरे ने जो एक प्राइस में बेच रहा है, तीसरा जा कर के वहाँ पे अलग प्राइस में सेल करने के लिए जाता है। बट फिर वहाँ पे कोई एंड नहीं है। जिस दिन मैं किसी कस्टमर के वहाँ पे कुछ दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को प्राइस के बेसिस पे रिप्लेस करूँगा, मैं भी वहाँ पे प्राइस में रिप्लेस हो जाऊँगा। तो अगर आपको सस्ता ही बेचना है या तो कंपटीशन में सर्वाइव करना है, आप दूसरी ब्रांड लेकर के जाइए। जो ब्रांड इकोनॉमिकल है, सस्ती है, अपनी ब्रांड को सस्ते में बेचेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे जो आप कस्टमर को कन्वर्ट करोगे वो क्योंकि मेरिट के ऊपर हुआ है, हालांकि आपने प्राइस कम दी है, बट वो मेरिट के ऊपर चेंज हुआ है। आपने दूसरे का ब्रांड जो चल रहा था उसी में ही प्राइस कट करके कस्टमर को चेंज नहीं किया है। तो वो एक चीज़ है कि जहाँ पे आपकी खुद की एक ब्रांड बिल्टअप होगी, आपकी खुद की बिजनेस क्रिएशन होगी, तो वो एक चीज़ है। बट यस, पीपल हैव टू थिंक अबाउट इट। कई बार ऐसा देखा है कि इसमें कंपनीज भी प्ले करती है, जैसे ये जो स्लेब वाइज जो चीज़ है, जो स्लेब्स वार आता है, तो उसकी वजह से भी ये प्राइस अंडर कटिंग हो रहा है। और वो यही माइंडसेट बाद में बहुत सारी अलग चीज़ को जन्म देता है। तो कंपनीज ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर एबल टू वर्क ऑन दिस प्राइस अंडर कटिंग। नॉर्मली ये होता है कि एक ब्रांड सेट हो गई, उसके बाद में वो अपनी ब्रांड जो एस्टेब्लिश हुई है, कंपनी
जो ब्रांड एस्टेब्लिश हुई है उसको इनकैश करने की कोशिश करती है कि लाइक नो फर्स्ट व्हेन दे आर कमिंग इन द मार्केट दे आर ऑपरेटिंग विद द लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स. वंस ब्रांड इज सेट दे वांट टू एनकैश दैट एंड देन फिर जो भी आता है उसको मटेरियल लेने का शुरू कर लेते. तो उसमें सवाल ये हो जाता है कि फिर जब भी मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इतनी हो गई है और अपॉर्चुनिटीज़ कम है, सेकेंडरी सेल कम है, तो फिर ये प्राइस अंडर कटिंग पिक्चर में आता है. तो ये जो चीज़ है इसमें कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर को आमने सामने बैठ करके ये इसको सोल्यूशन लाना है. क्योंकि प्राइस अंडर कटिंग में ये हो रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड की खुद की वैल्यू कम होती है और ब्रांड की खुद की वैल्यू कम होने में जब भी एक बार वैल्यूज़ कम होने जाती है उसके बाद में वो ब्रांड को डिक्लाइन होने में टाइम ले जाता है. एग्जांपल दूंगा कि देयर इज़ अ वेरी फेमस ब्रांड इन HIV. इट इज़ मैंने देखा है कि मेरे करियर का स्टार्टिंग जो हुआ था 1990 उसके बाद में ये ब्रांड मेरे ख्याल से लॉन्च हुई थी और वो आज के दिन में हाईएस्ट प्राइस ब्रांड है और हाईएस्ट प्राइस होने के बावजूद भी वो हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड है. उसके बाद में HIV में बहुत सारी सस्ती ब्रांड आई है और उसके बहुत सारे जस्टिफिकेशन है क्यों सस्ती है. फिर भी मार्केट में जो डिमांड है या तो जो मार्केट की जो स्टैंडिंग में वो उसमें वो ब्रांड ने अपनी वैल्यू मेंटेन की हुई है और कस्टमर वो प्राइस देते हैं. तो ये मेरे हिसाब से एक एग्जांपल है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैव टू थिंक कि वो अपनी ब्रांड की वैल्यू किस तरीके से मेंटेन करते हैं. तो दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ हाउ द प्राइस कटिंग कैन बी. सो कंपनीज हैज़ टू थिंक अबाउट द ब्रांड वैल्यू रादर देन लाइक नो ब्रांड कॉस्ट. तीसरा जो चीज़ आपने बताया था आई एम सॉरी सेलिंग आउटसाइड टेरिटरी. आई थिंक हमने ऑलरेडी उसके ऊपर डिस्कस किया है कि कोई लेने वाला है इसलिए कोई बेचने वाला है. प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर क्लोज सिस्टम ये काफ़ी आई वुड से दैट हॉट मुद्दा है. इट इज़ हॉट टॉपिक. इसमें रियली वी नीड टू कंसिडर many issues with that because when there is a closed system is sold, that system बेचने में डिस्ट्रीब्यूटर्स के सिर्फ पैसे नहीं लगे होते, उसका टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब लगा रहता है. क्योंकि क्लोज सिस्टम को बेचना एक कॉन्सेप्ट सेलिंग होता है और उसमें वो पर्टिकुलर ब्रांड ही क्यों, पर्टिकुलर मॉडल ही क्यों, तो उसमें काफ़ी सारी टेक्नो कमर्शियल्स डिस्कशन होती है. अगर उसमें कंपनी ने बेचा है तो अलग बात है, बट डिस्ट्रीब्यूटर्स आजकल ये जो चीज़ है जो एंट्री लेवल ऑटोमेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स ज़्यादा बेचते हैं. तो वो चीज़ वो सब मीन्स कस्टमर कन्वर्ट होने के बाद में उसके ऊपर कई बार होता है कि कॉम्पिटिटिवनेस रहने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर उसमें या तो इन्वेस्ट करता है या तो उसको रेंटल भी लगाता है. तो वहाँ फिर दूसरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर जा कर के कंज्यूमेबल्स और रिएजेंट्स बेचना वो डेफिनेटली अनएथिकल है. उसको अगर वहाँ पे बेचना है तो सबसे पहला तो चीज़ है कि उसको पहले वहाँ पे मशीन बेचनी चाहिए, मशीन प्लेसमेंट करनी चाहिए. किसी और ने प्लेसमेंट किया है उसके ऊपर जा कर के वो बिज़नेस करना वो सही नहीं है. आर्ग्यूमेंट ये होती है कई बार लोगों की कि कस्टमर ने परचेज़ किया हुआ है प्रोडक्ट, तो कस्टमर का हक बनता है उसको किसके पास से लेने का. बात सही है, बट कस्टमर का वहाँ पे वो जो कस्टमर ने परचेज़ किया है वो सिर्फ इन्वेस्ट के ऊपर एक प्राइस नहीं है. वहाँ पे हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ इन्वेस्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर ने टाइम, एनर्जी वगैरह सब इन्वेस्ट किया हुआ है. अगर ये बोलते हैं कि कस्टमर की ओनरशिप है इसकी वजह से कस्टमर किधर से भी कंज्यूमेबल ले सकता है, तो पहले वैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये सोचना चाहिए कि वो जाकर के पहले बेचे तो सही, कि जाकर के एक बार बेच के दिखाए कि भाई कैसे, फिर वो बोले कि कस्टमर की ओनरशिप है और वहाँ पे उसको कस्टमर को हक बनता है क्या चीज़ लेने का. बट नेवरदलेस ये सब चीज़ जो है वो आइडियल सिचुएशन है और उसमें बहुत सारा चीज़ जो है वो कंट्रोल में नहीं है. लेकिन इसका जो आउटपुट होने वाला है या तो एक रास्ता ये भी हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो रेंटल पे मशीन देने के बदले में डिफर्ड पेमेंट में बेचे, इंस्टॉलमेंट्स पे बेचे. वैसे ही आप
कुछ टाइम पीरियड में पैसा रिकवर कर रहे, तो उससे अच्छा है कि आप मशीन की जो कॉस्ट है, जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, या तो जो भी 3 साल 4 साल 5 साल जो भी कॉस्टिंग आती है मशीन चलाने की मेंटेनेंस के साथ में, वो कैलकुलेट करके उसको आप इंस्टॉलमेंट पे कवर करें, सो दैट दी मशीन की जो ओनरशिप है जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होता है तब तक आपके पास रहेगा। और क्योंकि आप मशीन की कॉस्ट कवर कर रहे हैं, आपको रिएजेंट्स के ऊपर उसकी कॉस्टिंग मार्कअप करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी रिएजेंट की प्राइस जो है वो बेसिक हो जाएगी। तो वहाँ पे फिर कस्टमर को या तो दूसरा किसी को रिएजेंट की प्राइस के ऊपर प्ले करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये, और लकीली गवर्नमेंट ने डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एक अच्छा चीज़ किया हुआ है कि रिएजेंट्स और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जीएसटी 5% ही रखा हुआ है। तो पहले ये था कि 18% जीएसटी था इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, रिएजेंट्स के ऊपर 5% था, तो उसमें दिक्कत हो सकती थी। लेकिन अभी आप कस्टमर को इन्वेस्ट कीजिए, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो है राइटिंग में रखिए, उसका जो पेमेंट जो है वो रेंटल के बदले में आप डिफर्ड पेमेंट में कलेक्ट कीजिए, सो दैट योर रिएजेंट की प्राइस रीजनेबल हो जाएगी और कस्टमर को दूसरा चीज़ ढूंढने का मौका नहीं मिलेगा। और उसमें और भी एक है कि आप उसको फाइनेंस करवा दीजिए, कि जो ईएमआई जो है कस्टमर से जो आप इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं वो ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए। आजकल बहुत सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है, बैंक्स भी है, वो ओपन टर्म लोन देती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंशियली डिसिप्लिन है तो उसको ये सब लोन लेने में या तो फाइनेंस करने में दिक्कत नहीं आती है। तो उसमें वो कस्टमर को जो डिफर पेमेंट ले रहा है वो उसकी ईएमआई में चली जाएगी। और खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया और ईएमआई बंद हो गई कस्टमर की, वो भी बंद कर देगा और फिर थर्ड पार्टी जा करके वो मशीन उठा लेगी और डिस्ट्रीब्यूटर जो कस्टमर है उसको दूसरी मशीन लेने के लिए मार्केट में जाना पड़ेगा। तो दिस आर द वेज डिस्ट्रीब्यूटर कैन प्रोटेक्ट दिस बिजनेस, क्योंकि है चैलेंजेस है। कस्टमर क्लोज सिस्टम लेने के बाद में जब भी उसकी ओनरशिप एस्टेब्लिश हो जाती है तो देयर आर ऑलवेज वेज एंड मीन्स ऑफ डेविएटिंग फ्रॉम इट, बट ज़रूरी है कि जो भी है वो राइटिंग में एक प्रोसेस हो, एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो, एमओयू बने, और देयर आर वेज एंड मीन्स ऑफ ये जो अभी जो बिजनेस मॉडल है क्लोज सिस्टम रखना और उसके ऊपर रीएजेंट बिजनेस का, उसमें चेंजेस आना जरूरी है। हो सकता है, मैं ये भी होप करता हूँ कि शायद एक बिलो सर्टन वैल्यूज़ रेंटल पे या तो इन्वेस्टमेंट पे देना ही बंद कर दे कोई, क्योंकि जैसे कि एनबीएफसीज आ रही है और ये जो डिफ़ॉल्टर केसेस बहुत हो रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी सोचना है कि जो कस्टमर नया है जिसके साथ में उसका बिजनेस नहीं है, वहाँ पे अपना फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट या तो रिस्क कितना लेना है। सो दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हमारा जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें हमने गेस्ट बुलाए थे जो वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर थे। उन्होंने सीधा बोला था कि अगर रेंटल करना है या जो कुछ भी करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे, तो now investment could be in the deferred payment also or whatever it is. Do it where you have your own foot in the laboratory, जहाँ पे आपका वहाँ पे बिजनेस है, जिसको कस्टमर को आप पहचानते हैं, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, तो उनके साथ में करो। तो इट इज़, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये भी डेवलप हो जाए कि क्लोज सिस्टम जितनी भी सस्ती आई वुड से द लो प्राइस, नॉट सस्ती नहीं बोलूँगा मैं, लो प्राइस्ड जो क्लोज सिस्टम से, उसमें से इन्वेस्टमेंट्स करने से डिस्ट्रीब्यूटर्स निकल जाए और वो कस्टमर्स को भी आजकल फाइनेंस मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी फाइनेंस मिल रहा है, तो फाइनेंस करके उसको आगे लेके जाए। बहुत, अगर लोग व्यूवर्स इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो दिस कुड बी ए न्यू वे इन फ्यूचर, न्यू बिजनेस प्रोटेक्ट द interest of the distributors as well as companies and ensure that the customer always remains with the distributor. Okay, निपुण जी, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। ये हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन है। मेनली ऐसा देखा गया कि जो डायग्नोस्टिक डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोग प्योर डायग्नोस्टिक्स के आगे सोचने लगे हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बहुत बड़े हो चुके हैं वे अब एंटर करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो क्या आपको लगता है कि एक रियलिस्टिक ऑप्शन विकल्प उपलब्ध है उनके लिए? किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में एंटर?
अगर आप देखेंगे कि इंडिया की जितने भी आईवीडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, जी हाँ, तो उसके लिए मैं नॉर्मली डिस्कशन होता है तो कभी कभी हल्के मूड में बोल देता हूँ कि उनके जो जीन्स है वो आईवीडी डिस्ट्रीब्यूटर्स के ही है। बिल्कुल, तो जितने भी कोई भी कंपनी आप आईवीडी बिल्कुल, बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग ले ली, तो आईवीडी डिस्ट्रीब्यूटर्स मैन्युफैक्चरिंग में जाना कोई नई बात नहीं है, सालों से हो रहा है और आगे होते रहेगा। लेकिन वो जाने के लिए जो प्योर डिस्ट्रीब्यूटर है और वो आगे जाना है, जो सेकंड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में से फर्स्ट लाइन में जाना है, फर्स्ट लाइन से मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, तो उनको एक तो चीज़ है, उनका खुद का कस्टमर बेस और वॉल्यूम चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग आज के दिन में जिस हिसाब से रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की जो कॉस्ट है या जो इन्वेस्टमेंट है, उसको रिकवर करना है तो दे नीड टू हैव अ वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स बिल्डअप करना चाहिए और उसके लिए अपनी खुद की एक ब्रांड इमेज होनी चाहिए। तो इसके लिए पहला जो स्टेप जैसे मैंने बताया कि सेकंड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन या तो सब डिस्ट्रीब्यूटरशिप से निकल करके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूशन में आइए और उसमें भी खुद की ब्रांड एस्टेब्लिश कीजिए। आज के दिन में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है जो OEM में प्रोडक्ट देने के लिए तैयार है, तो उनसे OEM में लेकर के अपनी ब्रांड को बिल्डअप कीजिए एंड उसके बाद में फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। तो वॉल्यूम्स होने चाहिए, एक सस्टेनेबिलिटीज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में उसके जो आपको जो पीरियड है, जो आपकी रिकवरी स्टार्ट होने का, वो पीरियड को कंसिडर करके उसमें आना चाहिए। देयर इज नथिंग दैट लाइक नो डिस्ट्रीब्यूटर शुड नॉट गेट इनटू द मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ प्रोबेबली द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन और नॉर्मल प्रोसेस है ये। ये बहुत बढ़िया जवाब दिया, लेकिन इसको आपने एक सारथी के तौर पे दिया। अब एक महारथी से पूछना चाहता हूँ, क्या डायग्नोस्टिक सिस्टम फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करने वाला है? आई डोंट नो, बहुत बार मैन्युफैक्चरिंग की सोची है, नहीं सोची है वैसा नहीं है, पर जैसा मैंने बोला कि जो क्राइटेरियाज जो होने चाहिए वो क्राइटेरियाज सेट होने के लिए, वो क्राइटेरियाज में जब भी वो फिट बैठेगा तो पता नहीं है आगे जा कर के डायग्नोस्टिक सिस्टम अगले जनरेशन में क्या करेगी, कैसे करेगी, पता नहीं है। बट थिंग्स लाइक नो इन बिजनेस नेवर इज़ नेवर, सो दैट्स हाउ लाइक नो आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड। आप यहाँ आए, बहुत बढ़िया लगा। अब जाते जाते हमारी एक युवा पीढ़ी को एक बढ़िया सा संदेश दे दीजिए। आपके व्यूवर्स दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, डायग्नोस्टिक प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, या डायग्नोस्टिक कंपनी भी हो सकती है। प्लीज़ अपना संदेश। थैंक यू यशवंत। संदेश के पहले मैं आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू reciprocate or the acknowledge the people who have been responsible to bring me at this level. When I started my career in 1990, I got into the IVD industry. Many people have contributed to my career. My first manager, Mr. Ian Mayers, unfortunately, he is watching this episode from the heaven, and I am permanently indebted to him for nurturing me as a fresher to this industry. Then Mr. R.C. Purohit, then Mr. A.D. Singh, जहाँ पे ट्रांसएशिया में मेरे बॉस हुआ करते थे और मुझे थप्पा लगा था कि मैं A.D. सिंह का चेला हूँ। तो these are the people who have contributed a lot. Mr. Pradeep Gaikwad for helping me understand the technically of diagnostic industry. ये सब जो है वो प्रोफेशनल फील्ड में है, जिन्होंने मुझे बिजनेस के लिए उकसाया और बिजनेस के लिए प्रेरित नहीं बोलूँगा मैं, उकसाया बोल सकता हूँ क्योंकि आई नेवर हैड लाइक नो इंटेंशन ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस, बट जो इंकरेज किया, उकसाया, इंकरेज किया और फिर उसके लिए रास्ते बनाते गए, दैट मिस्टर विनायक भट्ट who has contributed a lot into my career as a businessman, and today also whatever activities I do, he has been there to support me in these activities, and a lot of things are learned from these people. I might have missed out some names over here, but that doesn't mean that I don't acknowledge their contribution in my life, and I'm very thankful to them.
including Mr. Jotwani and Mr. Supratik Chakravarti, who has played a very crucial role in my career. So I am very much thankful to all of them. So जैसा बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो it has been a long journey, and then whatever has happened happens for good. So I am thankful to them. Regarding the message to the youngsters who wants to come into the IVD industry, जैसा मैंने पहले बोला, IVD industry is a matter of choice. You have decided to come into the industry, then make sure that you have entered in this industry to make the difference in people's life and death. You are going to deal with the IVD products, so be responsible in handling the IVD products, be responsible in serving the customers who are using your products, and keep supporting each other. This community is beautiful. This community is ever evolving, and challenges are there, but at the same time opportunities also are there. So keep yourself open, keep your ethics, integrity, honesty, transparency intact, and I'm sure the industry has a lot to give you, and it has given to everyone, it will give it to you also. So welcome to the industry, and all the best for the future. थैंक यू निपुण जी, बहुत बढ़िया संदेश था. मैं आपके संदेश से जो लेकर के सीख के जा रहा हूँ, ये मेरे लिए ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड गिव बेटर इंडस्ट्री टू नेक्स्ट जनरेशन. आगे से जो मिला है, ये इंडस्ट्री को आगे की जनरेशन में किस हिसाब से देना है, कैसी देना है, वो हमारे हाथ में है. तो वी कैन ऑलवेज मेक अ डिफरेंस. और इस समय तो मेरे हाथ में ये है कि मैं आपके हाथ में इसको आपके हाथ में हैंड ओवर करके आपको धन्यवाद कहूँ. थैंक यू वेरी मच. यहाँ पर आने के लिए खूब खूब धन्यवाद. तो मित्रों, ये थे आज के हमारे मित्र और मेहमान मिस्टर निपुण सेठ, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में कम से कम 36 से 38 वर्ष दिए हैं, लोगों को बहुत कुछ सिखाया है और ख़ुद के लिए भी बहुत कुछ कमाया है. मैं रिपीट करता हूँ, कमाया है, बनाया नहीं है, कमाया है. उन्होंने अपनी बहुत बड़ी इज्जत, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, और उनका मैं दिल से सम्मान करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी इसी तरह उनका सम्मान करते रहेंगे. और जो सीख मैं लेकर जा रहा हूँ, आप भी वही सीख लेकर के जाएंगे. हो सकता है उससे बेहतर भी सीख लेकर के जाए. तो इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आप लोगों का खूब खूब धन्यवाद. इसी प्रकार से देखते रहिए मैथ डिवाइस सर्कल पे आपका अपना पॉडकास्ट. धन्यवाद.